वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन आपकी बुक का जो थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आव्यूह। इस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या परिभाषा, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। यानी जो संख्याएं हों या कोई फंक्शंस हो, न्यूमरल्स हो सकते हैं, कोई फंक्शंस हो सकते हैं, उनका रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से मतलब ये है कि जो उसकी व्यवस्था हो वो आयताकार टाइप से होनी चाहिए। दूसरे, उनका क्रम एक निश्चित है, निश्चित जगह पर क्रम है, इस तरह की उसकी व्यवस्था हो। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसे अपने मैट्रिक्स या आव्यूह कहते हैं। और जो ये संख्याएं या जो फलन है इसमें रखे जाते हैं, संख्याएं या फलन, इनको आव्यूह के अवयव एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ये कहलाते हैं। प्रत्येक आव्यूह अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अपने कैपिटल, जिसको आप बड़ी वाली ABCD बोलते हो, उसके जो ये लेटर्स हैं उनसे अपने आव्यूह को व्यक्त करते हैं, उसका नाम देते हैं। समझ लीजिए उसका नाम हो जाएगा आव्यूह का। जैसे कि ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपने सामने। ये A मैट्रिक्स है, इस तरह से। ये इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। लिखने का तरीका देख लीजिए। एक बड़ा ब्रैकेट होगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स इसके लिखे हुए होंगे और हर एक एलिमेंट के बीच में कुछ स्पेस होगा। कॉमा वगैरह नहीं लगेगी, ये ध्यान रखिएगा, बस केवल स्पेस होगा उनके बीच में। जैसे B मैट्रिक्स है, इसमें ये एलिमेंट, ये एक, ये एक, ये एक, ये सभी के बीच में कुछ इसमें स्पेस मिलेगा आपको। इसी तरह से C मैट्रिक्स है, D मैट्रिक्स है। आव्यूह में क्षैतिज रेखाएं पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्तंभ कॉलम्स कहलाते हैं। रोज एंड कॉलम्स। क्षैतिज रेखाएं ये हैं आपकी, ये हॉरिजॉन्टल, इसको आप अंग्रेजी शब्द क्षैतिज का ध्यान रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। और ये आपके ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो रोज कहलाएंगी और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो इसके कॉलम्स कहलाएंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये आपके हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं हैं, ये एक ये है, इसमें ये जैसे हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, इसमें ये हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, इसमें ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, इस तरह से। तो जो वर्टिकल से वो कॉलम्स कहलाएंगे और हॉरिजॉन्टल है वो रोज कहलाएंगी। आव्यूह की पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से जितने भी आपके पंक्तियां हों, जितने भी रोज हों, उनको एक विशेष संकेत देते हैं अपन। R1, R2, R3 एंड सो ऑन, इसी तरह से। यानी जो फर्स्ट आपके रो है उसको R1, सेकंड वाली को R2 और थर्ड वाली को R3, फोर्थ हो तो R4, फिफ्थ हो तो R5, इस तरह से। और जो कॉलम्स हैं उनके इसी क्रम में उनको C1, C2, C3, C4, C5 इस तरह से अपन सिंबल देते हैं। ये उनके संकेत हैं। आव्यूह के प्रत्येक अवयव को AIJ, वैसे मोस्टली यही संकेत चलता है, बाकी ये संकेत भी लिए जा सकते हैं। जैसे अलग अलग मान लीजिए आपके मैट्रिक्स हैं, तो अलग अलग मैट्रिक्स में आप उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग संकेत ले सकते हैं। एक के लिए यही आपके मोस्टली ये सिंबल चलता है। आव्यूह के प्रत्येक अवयव को AIJ, स्मॉल a है, ध्यान रखिएगा, इसके नीचे IJ इस तरह से थोड़े हट करके नीचे की ओर लगे हुए हैं, ये संकेत देते हैं जहाँ I उस अवयव की पंक्ति तथा J उसके स्तंभ की क्रम संख्या है। ये क्रम संख्या है, ध्यान रखिएगा कि किस नंबर की पंक्ति में और किस नंबर के स्तंभ में ये एलिमेंट मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो
ये अपना एलिमेंट है, ये डी, ये आपके सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। तो इसे अपन लिखेंगे A22, I का मान भी 2 और J का मान भी 2, A22। इस तरह से मान लो यहाँ पर ये है, जैसे ये 5 है, ये आपके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो I का मान जो है फर्स्ट यानी 1 होगा और सेकंड कॉलम में जो J का मान है वो 2 होगा। और अभी अब इसको अपन संकेत देंगे A12, इसका ये मतलब है। ये संकेत देने के कारण, मान लो अपन ये संकेत देते हैं, इस कारण किसी मैट्रिक्स को इस तरह भी लिखा जाता है, इसी तरह से ब्रैकेट बना करके और ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट का संकेत लिख देना, ये भी एक तरीका है। अब आते हैं अपन इसके अवयव की कोटि, या इसको क्रम भी कहते हैं। वैसे देखिए आपके बुक में ये कोटि शब्द है। कोटि वैसे जो बुक में आपके डिफाइंड शब्द है ये उससे अलग होती है। हिंदी का शब्द कोटि जो है वो अलग होता है, हालांकि अंग्रेजी का शब्द इन्होंने सही इस्तेमाल कर रखा है, ऑर्डर। इसलिए आप अंग्रेजी के शब्द से इसको सही पहचानेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्योंकि कोटि के वास्तव में जो अंग्रेजी होती है वो रैंक होती है, रैंक। जबकि यहाँ पर आप रैंक की स्टडी नहीं करेंगे बल्कि केवल ऑर्डर की स्टडी करेंगे। देखिए किसे कहते हैं, यदि किसी अवयव में m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ हों तो उसका क्रम यानी उसकी कोटि m × n होता है। कोटि या क्रम दोनों शब्द आप याद रखेंगे, उसकी कोटि यानी क्रम m × n होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये गुणनफल करके नहीं लिखना है आपको, गुणा के रूप में अलग अलग लिखना है। m × n, पहले पंक्तियों की संख्या, फिर गुणा का आप चिन्ह लगाओगे इंटू ये स्तंभों की संख्या यानी कॉलम्स की। जैसे उपर्युक्त उदाहरणों में, ये उदाहरण है जैसे इसमें आपके एक पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, एक रो है 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 1 × 3। ये आपके ऑर्डर दिखा रखे हैं। बी का ऑर्डर होगा 2 × 2, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। सी का 3 × 2, 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। और डी का आपके 3 रोज और 1 कॉलम है, तो 3 × 1। और ये लिखते कहाँ हैं वो आपको इस नीचे एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा कि इसको कहाँ लिखा जाता है, इसके कोटि को। जैसे मान लीजिए m × n क्रम यानी कोटि का कोई आपके मैट्रिक्स है, तो उसको सामान्यतः अपन नीचे जो ये प्रकार आपने लिखा इस तरह से लिखेंगे। जैसे यहाँ पहला फर्स्ट एलिमेंट A11 आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, इस तरह से चल रहे हैं। फर्स्ट रो nth कॉलम, पहली पंक्ति nवां स्तंभ, इस तरह से आएंगे ये। फिर जैसे ये सेकंड रो शुरू हो गई, दूसरी पंक्ति A21 यानी पंक्ति नंबर 2 है लेकिन स्तंभ नंबर 1 है। ये पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 2, 22 A22, इस तरह से दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ A2n। इसी तरह से ये AM1 AM2, इस तरह से AMN। ये आपके सभी के सभी एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से शो किए जाएंगे। और ये जो इसकी कोटि है वो यहाँ लिखी जाती है। इसके आपके जो बॉक्स बना हुआ है, जो एक तरह से ब्रैकेट बना हुआ है, इस ब्रैकेट के दाईं साइड में जो नीचे की तरफ का कोना है, उस कोने की तरफ थोड़ा हट करके इसको लिखते हैं m × n, इस तरह से। इस m × n का जितना गुणनफल आता है, यानी m और n को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट जितना होता है उतने उस अवयव या उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स होते हैं। किसी m × n कोटि के और यानी के अवयव में m × n अवयव होते हैं, m × n से mn बन जाएगा, अवयव होते हैं। इस कारण अवयवों की संख्या दिए होने पर उसके कई कोटि हो सकते हैं। इस बात को समझिएगा आपको मान लो एलिमेंट्स दे दिए किसी मैट्रिक्स में और ये कहा जाए कि बताओ इसकी क्या कोटि होगी, तो उसके 2-2 के जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो सारी उसकी कोटियाँ पॉसिबल हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको 6 एलिमेंट दे दिए कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 6, तो कितने उसकी कौन कौन सी कोटि हो सकते हैं। तो 6 एलिमेंट्स वाली आपके कोटि, जैसे मान लो 6 एलिमेंट्स हैं,
तो इसकी कोटियाँ जो है 1 इंटू 6 हो सकती हैं, 2 इंटू 3 हो सकती हैं, 3 इंटू 2 हो सकती हैं, 6 इंटू 1 हो सकती है। क्योंकि सभी को जब आप मल्टीप्लाई किसी को भी कर लो 6 ही आएगा। एक ऐसा हो सकता है जिसमें कि एक आपके रो हो, 6 कॉलम्स हो, 2 रोज हो, 3 कॉलम्स हो, 3 रोज हो, 2 कॉलम्स हो, 6 रोज हो, 1 कॉलम हो, ये पॉसिबल है। तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कुल मिलाकर के टोटल एलिमेंट्स बनेंगे, और उस टोटल एलिमेंट्स की जो संख्या है उसके जो फैक्टर्स पॉसिबल है 2-2 की संख्याओं में, वो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बनते हैं। इसलिए इसके बाद में ये इतनी जो बातें हैं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इससे आगे चल करके अपन आपको जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं या काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं जिन्हें, वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वैसे तो मैट्रिक्स जितनी भी हैं वो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन आपके जो काम में विशेष करके आने वाली मैट्रिक्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी मैट्रिक्स किस प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं एक मैट्रिक्स आपके स्तंभ मैट्रिक्स मान लो है, स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स देखिए किसे कहते हैं, वो आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जैसे मान लीजिए एक और मैट्रिक्स है -5 0 1, मान लीजिए इस तरह से लिखी हुई है। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि केवल एक कॉलम है, हालांकि इसमें जो रोज है वो 3 है। इसका ऑर्डर यदि आप लिखें तो इस तरह से होगा 3 इंटू 1। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इज ओनली 1 तो इसे अपन स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरी देखिए, दूसरे प्रकार की मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। यह स्तंभ की बात थी। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी इस तरह से लिखी हुई है। इसमें देखें आप पंक्ति सिर्फ एक ही है, हालांकि कॉलम वैसे इसमें 3 है। इसका क्रम यदि आप लिखें तो 1 इंटू 3 इस तरह से होगा ये। तो एक पंक्ति वाले आव्यूह को अपन पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तीसरी स्थिति देखिए, तीसरे प्रकार का शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स, या इसका एक नाम और भी है नल मैट्रिक्स। ये आपके देखिए मैट्रिक्स किसे कहेंगे अपन,
वह आव्यूह जिसके सभी अवयव, जितने भी एलिमेंट्स हैं, 0 हों। जैसे मान लीजिए आपके कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 0 0 0 0 इस तरह से। इसका क्रम वैसे 2/3 है। मान लीजिए कोई एक बी मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 0 0 0 0 इस तरह से। ये आपके 3×2 क्रम की है। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। टू इंटू टू क्रम की। ये सारे के सारे 0 मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। शून्य आव्यूह को ओ से या 0 भी पढ़ सकते हैं आप इसको, या ओ भी पढ़ सकते हैं, 0 से लिखते हैं। यानी हमेशा इसका संकेत भी वैसे 0 ही होता है इस आव्यूह का। इसके बाद में देखिए आप वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। जैसे ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई, ये अवयव है, ए की पंक्ति ए की कॉलम 1/1। बी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A1 B1 A2 B2 2/2, 2 रो 2 कॉलम। और देखिए एक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 3/3 ऑर्डर। 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ। तो जितने पंक्ति हों उतने स्तंभ हों तो उस आव्यूह को अपने वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में चूंकि स्क्वायर जैसे वर्ग अपन पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासेस में अपने वर्ग की रचना पढ़ी है कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं बराबर होती हैं। वही स्थिति इसमें होती है कि सभी पंक्तियां और सभी स्तंभ बराबर होते हैं, इसलिए एक वर्ग बनता है। वर्ग में चूंकि अपने 2 विकर्ण भी होते हैं तो यहाँ भी विकर्ण डायगोनल होते हैं। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उसमें डायगोनल होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट वाले एलिमेंट तक जो आपके डायगोनल जाता है, जो विकर्ण जाता है, उसको अग्रग विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। जैसे कि इसमें तो खैर एक ही स्थिति है, ये मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। इसमें ये A1 B2 को मिलाने वाली जो लाइन है, ये जो डायगोनल है ये मुख्य डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा, मुख्य विकर्ण। इसमें ये A11 A22 A33 इनको मिलाने वाला जो डायगोनल बनेगा वो इसका मुख्य विकर्ण होगा। और बाकी जो दूसरी तरफ का विकर्ण है वो एक अन्य दूसरा विकर्ण कहलाता है। मुख्य विकर्ण की अपने को कई बार आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मुख्य विकर्ण का विशेष करके आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा होता है मुख्य विकर्ण। फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट वाले एलिमेंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो मुख्य विकर्ण होता है आपके।
तो इसके हिसाब से आपको मुख्य विकर्ण का नाम ध्यान रखना है। अगले जो आयु है वो देखिए, इसमें अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स देखिए किसे कहेंगे अपन। अदिश आव्यूह भी एक प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वर्ग आव्यूह ही है, लेकिन अंतर सिर्फ ये होता है कि इसमें जो ये आपके मुख्य विकर्ण है, उस मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें कुल मिलाकर के 0 होते हैं। यानी आप इसकी परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, यदि वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल जिसको बोलते हैं, वैसे इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, के अवयवों के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो। यानी इसका अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। पहली बात तो ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो निश्चित होगी है, और उसका जो मुख्य विकर्ण, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जैसे इसमें ये मुख्य विकर्ण ये है, इसमें मुख्य विकर्ण ये है, इनके एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। जैसे मैं आपको एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख के बता दूं, जैसे मान लीजिए ए कोई आव्यूह है इस तरह से, यहाँ पर आपके कोई भी अवयव, जैसे मान लीजिए ए है 0 0, ये 0, ये बी है मान लीजिए ये 0, और 0 0 सी, केवल इस लीडिंग डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। अगला प्रकार देखिए मैट्रिक्स का, आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं इनको। इसमें आप एक बात और भी नोट कर सकते हैं कि यहां जो एलिमेंट ए आई जे है वो 0 होगा जब i इज नॉट इक्वल टू जे हो। ये बात आप, ये तथ्य, ये इसका फैक्ट है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि वेयर i इज नॉट इक्वल टू जे देन i जे इक्वल टू 0। ये भी आप याद रख सकते हैं। इससे अगली मैट्रिक्स देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। किसी वर्ग आव्यूह में
मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों तथा शेष अवयव शून्य हो। दो स्थितियां हैं। पहली बात तो यह है कि वर्ग आव्यूह तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा दो स्थितियां ये हैं कि जो मुख्य विकर्ण इसका लीडिंग डायगोनल है उसके अवयव तो एक होने चाहिए और बाकी जगह के सारे अवयव 0 होने चाहिए। यानी वैसे इसके मिलती जुलती स्थिति है, लेकिन इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं ये 1 1 1 इस तरह से होने चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है 1। मान लीजिए कि बी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, बल्कि इन्हें सभी को अपन आई से लिखेंगे। जो संकेत है वो मैं पहले देता चलता हूं। वन 0 0 0 1 0 0 0 1, अर्थात ए आई जे का मान 1 होगा जब आई इज इक्वल टू जे हो, तथा ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे हो। जहां पर पंक्ति की क्रम संख्या और स्तंभ की क्रम संख्या समान है वो एलिमेंट 1 होगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं A11 पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है। A11 1 1 IJ11 है। जैसे ये है दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ A22 I और J दोनों का मान 2 है। I और J दोनों का मान 1 है। A11 A22 A23 A11 A22 A33, जहाँ I और J की वैल्यू एक सी होगी वहाँ का जो एलिमेंट हो तो 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स 0, जहाँ I और J इक्वल नहीं है। इस आव्यूह को I से लिखते हैं। वैसे I के साथ में ये सफिक्स भी लगा देते हैं कई बार, जैसे यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 1 लगा हुआ है। ये इस बात का सूचक है कि उसमें किस क्रम की, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 by 1 की, इसमें 1 into 1 इसका क्रम है 1 into 1। ये 2 into 2 क्रम की है, इसलिए इसको I2 से लिखते हैं। ये 3 into 3 की है, इसलिए इसको I3 से भी लिखते हैं। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि I1 I2 I3 लिखे जाएं। I मैट्रिक्स में क्रम आपको पता होना चाहिए कि भाई किस क्रम की अपने को मैट्रिक्स लिखनी है। आप I इज इक्वल टू लिख के लिख दो, I2 I3 I1 ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्रम की आप मैट्रिक्स ये बना सकते हैं इसमें। तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने मैट्रिक्स आई है और एक थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है, इसको विकर्ण आव्यूह कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। अभी मैं आपको ये जो मैट्रिक्स थी इस मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह आप इसी के नीचे 7वां नंबर डाल के मैं लिख देता हूं।
स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में भी ये मैट्रिक्स इसी तरह की होती है, लेकिन विकर्ण आव्यूह में तो ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जबकि अदिश आव्यूह में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, तीनों के तीनों, ये 3 या 2 जो भी पढ़ते हों। तो इसमें यह है कि वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान तथा शेष शून्य हो। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। विकर्ण आव्यूह में इस मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके एक से होंगे। जैसे उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ लिख दूँ, मान लो 3 का ही एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे A 0 0 0 A 0 और 0 0 A, इस तरह से। तो ये आपने मैट्रिक्स के प्रकार देखे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इनमें आपके कुछ मैट्रिक्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आएंगी, विशेष करके जैसे एक तो ये मैट्रिक्स है, एक आपके जो जीरो मैट्रिक्स है जिसका कि संकेत O या 0 आप लेते हैं, वो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और विकर्ण मैट्रिक्स के नाम से अभी आपको काफ़ी इसमें प्रश्न करने पड़ते हैं कि केवल विकर्ण मैट्रिक्स आप ये ध्यान रखेंगे कि उसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर की संख्या में होने चाहिए। ये आपके कुछ मिलाकर कुछ स्थितियां हैं। इसके बाद में आपको एक चीज़ इसमें और बतानी है फिलहाल, कि 2 मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये स्थिति लिखवा रहा हूँ। आव्यूहों की समानता इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी 2 आव्यूह जो है वो समान कब होते हैं। 2 समान कोटि क्रम या ऑर्डर के आव्यूह समान होते हैं यदि उनके संगत यानी करस्पॉन्डिंग अवयव समान हो। दो मैट्रिक्स उस समय इक्वल कहलाएंगी कि उनके करस्पॉन्डिंग, जैसे एक में A11 के स्थान पे जो एलिमेंट है, दूसरे में भी A11 के स्थान पे, A22 के स्थान पे A22 वाला, इस तरह से कोई भी आप एलिमेंट लें वो आपस में बराबर होते हैं तो ही 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर कहलाएंगी, और इसके लिए उनकी कोटि भी बराबर होनी जरूरी है। तो ये कुल मिलाकर के छोटी छोटी बातें थी, और इनमें आप इन बातों के साथ साथ कुछ एक बात और देख लीजिए, साथ के साथ ही छोटी सी बात आपके वो भी काम में आने वाली है। एक आव्यूह का
अदिश से गुणन, मल्टीप्लिकेशन of a scalar with a matrix। बस ये बात आप और नोट कर लीजिए। यदि किसी आव्यूह को किसी वास्तविक अचर कांस्टेंट से गुणा किया जाए तो आव्यूह के सभी अवयव उससे गुणित हो जाते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो उसमें अपन ने किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से KA1, KA2, KB1, KB2, KC1, KC2, इस तरह से। ये जो गुण है वैसे मैट्रिक्स का, ये आपको किसी एलिमेंट को कॉमन निकालने में भी हेल्प करता है। मान लो आपको किसी आव्यूह में से कोई एलिमेंट बाहर निकालना हो तो ध्यान रखिएगा जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में से बाहर निकलेगा, वो एक साथ अकेले में से नहीं निकलेगा कहीं पर भी। इसको आप आराम से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और साथ के साथ वैसे ये अचर अशून्य होना चाहिए, क्योंकि अगर इस के का मान शून्य होगा, जीरो होगा, तो फिर ये कंप्लीट जितने भी एलिमेंट्स वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो अशून्य अचर से यदि गुणा करेंगे तो आप तो इस तरह से स्थिति आएगी, और यदि शून्य अचर से गुणा करेंगे तो कंप्लीट के कंप्लीट जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे जीरो हो जाएंगे। ये कुछ आपके बातें थी इनमें। तो उम्मीद है आपको सभी की सभी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करेंगे, और भी इसमें होने वाली जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना, इस तरह की हैं, वो भी अपन देखेंगे। तब तक धन्यवाद।